हेलो स्टूडेंट्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग को पता है, आप लोग जो रेगुलर क्लास हमारा देख रहे हैं कि अब टेंस जो है अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच गया है। और ये जो क्लास है एपिसोड 27वां, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आखिरी क्लास है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने टेंस को एंजॉय किया होगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आप लोगों को टेंस से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। आपके सभी सवालों का स्वागत रहेगा और कोशिश रहेगी कि आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो चलिए बढ़ते हैं पिछले क्लास के होमवर्क की ओर। पहला ट्रांसलेशन का होमवर्क था, पहला ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का वाक्य था, वे लोग 2025 तक गांव में रहते रहेंगे। वे लोग सब्जेक्ट है यहाँ पे दे, और दे के साथ विल का प्रयोग करेंगे। दे विल हैव बीन लिविंग एट द विलेज टिल 2025, है ना। टिल का प्रयोग क्यों? क्योंकि यहाँ पे निश्चित समय तक का अर्थ है ना, 2025 तक। दूसरा था, तुम आज रात तक मैच देखते रहोगे। यू विल हैव बीन वॉचिंग द मैच टिल टुनाइट। ठीक है, टुनाइट यानी कि आज का रात। तीसरा है, बच्चे सुबह से मैदान में क्रिकेट खेलते रहे होंगे। तो यहाँ पे द का प्रयोग कर देंगे आगे। द चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड सुबह से, तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मैं अगले वर्ष तक अंग्रेजी सीखता रहूँगा। आई शैल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश अगले वर्ष तक, है ना, टिल द नेक्स्ट ईयर, टिल द नेक्स्ट ईयर। अगले वर्ष, पिछले वर्ष, है ना, तो ये डेफिनेट टाइम हो जाता है। पांचवा है, हम लोग सोमवार से इस काम को करते रहे होंगे। वी शैल हैव बीन डूइंग दिस सिंस मंडे। ठीक है। छठा था, आप लोग 2 दिनों तक खेत में काम नहीं करते रहे होंगे। यू विल हैव बीन नॉट वर्किंग इन द फील्ड फॉर 2 days। यहाँ पे अनिश्चित समय है, इसीलिए फॉर का प्रयोग हुआ। सातवां है, बच्चे देर तक पढ़ाई नहीं करते रहे होंगे। बच्चे देर तक पढ़ाई नहीं करते रहे होंगे। द चिल्ड्रेन विल नॉट हैव बिन। यहाँ पे देखिए नॉट का प्रयोग इसमें बाद में किया गया है और यहाँ पे पहले किया जा रहा है, तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। नॉट का प्रयोग हैव के आगे या हैव बिन के बाद भी कर सकते हैं। द चिल्ड्रेन विल नॉट हैव बिन
पढ़ाई करना है यहाँ पे, तो स्टडी का प्रयोग करेंगे, स्टडिंग फॉर द यहाँ पे फोर का प्रयोग गलत हो जाएगा, यहाँ पे टिल का प्रयोग करेंगे, टिल द लेट नाइट। ठीक है, देर रात तक, देर रात का प्रयोग है, इसीलिए यहाँ पे यहाँ टाइम को डिफिनिट कर दिया गया, द का प्रयोग लगा, इसका मतलब टाइम जो है वो डिफिनिट हो गया, और टाइम जब डिफिनिट हो जाएगा तो टिल का प्रयोग करेंगे। 8वां होगा, क्या वे लोग अगले 5 वर्षों तक गांव में रहते रहेंगे? तो यहाँ पे विल का प्रयोग आगे आ जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। विल दे हैव बीन लिविंग एट विलेज फॉर 5 years। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। 9वां है, क्या तुम मेरी मदद करते रहोगे? विल यू हैव बीन हेल्पिंग मी। 10वां है, क्या राधा 2 घंटों तक गाती रहेगी? विल राधा हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। ठीक है, और यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो ये था आपका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे सेंटेंस करेक्शन की ओर। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे होमवर्क की ओर, सेंटेंस करेक्शन एंड ट्रांसलेशन। तो इसमें पहला हमारा था दे शैल हैव बीन वर्किंग सिंस आवर्स। तो देख लेते हैं इसमें कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं। दे विल हैव बीन वर्किंग 4 hours। वे लोग घंटों से काम करते रहे होंगे। दूसरा है वी विल, तो विल का प्रयोग वी के साथ गलत हो जाएगा, शैल हो जाएगा। वी शैल हैव बीन रीडिंग सिंस का प्रयोग यहाँ पे गलत है, फॉर 4 days। 4 दिनों से, है ना, हम लोग 4 दिनों से पढ़ते रहे होंगे। तीसरा है यू विल हैज़ बीन, तो हो जाएगा यू विल हैव बीन, यू विल हैव बीन डूइंग द जॉब सिंस, यहाँ पे टिल का प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग भी नहीं होगा, टिल 2025। आगे भविष्य में जब निश्चित समय तक रहेगा, है ना, 2025 तक तुम इस जॉब को करते रहोगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि आगे भविष्य काल में जब निश्चित समय तक के अर्थ में प्रयोग होगा, तो यहाँ पे टिल का प्रयोग करेंगे। चौथा है ही विल हैज़ बीन, तो इसमें हो जाएगा ही विल हैव बीन हेल्पिंग यू फॉर ईयर्स, वह तुम्हारी मदद वर्षों तक करता रहेगा। 5वां है आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग दिस नॉवेल फॉर 2 hours, तो इसमें हो जाएगा आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग दिस नॉवेल फॉर 2 hours।
यानी कि इसमें गलती नहीं थी, इसमें मिस्टेक नहीं था, ये बिल्कुल सही सेंटेंस था। छठा है दे विल नॉट हैव, दे विल नॉट हैव, यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है। इसके बाद सेल है, तो यहाँ पे विन का प्रयोग पहले करेंगे, फिर सेलिंग का प्रयोग करेंगे। सेलिंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट, वेजिटेबल्स इन द मार्केट, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? दे विल नॉट हैव बीन सेलिंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट, वे लोग बाजार में सब्जी नहीं बेचते रहे होंगे। सातवां है हिज ब्रदर शैल नॉट, तो इसमें हो जाएगा हिज ब्रदर विल नॉट हैव बीन, हैज बीन नहीं होगा, हैव बीन होगा। हेल्पिंग यू, हेल्पिंग यू फॉर ईयर्स, फॉर ईयर्स। विल यू हैव सिंगिंग सिंस 4 PM, विल यू हैव बीन सिंगिंग सिंस 4 PM, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? क्या तुम 4 बजे, हाँ यहाँ पे देखेंगे कि सिंस का प्रयोग गलत है, क्योंकि यहाँ आने वाले भविष्यत काल का जिक्र हो रहा है कि 4 बजे तक, तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग गलत होगा, टिल का प्रयोग होगा। ठीक है, विल यू हैव बीन सिंगिंग टिल 4 PM, क्या तुम 4 बजे तक गाते रहोगे। नौमा था विल वी हैव, विल, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वी है, तो विल का प्रयोग भी गलत होगा। शैल वी हैव बीन प्लेइंग चेस 4 hours, यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया गया था जो कि गलत था। शैल वी हैव बीन प्लेइंग चेस 4 hours, क्या हम लोग घंटों तक चेस खेलते रहे होंगे। 10वां है विल दे हैव स्लीपिंग टिल द होल नाइट, विल दे हैव बीन स्लीपिंग टिल द होल नाइट, टिल का प्रयोग यहाँ पे सही है, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? क्या वे लोग रात भर, है ना, रात भर तक सोते रहे होंगे। ठीक है, तो ये था सेंटेंस करेक्शन प्लस ट्रांसलेशन का, और इसके बाद था वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशंस। तो आइए अब देखते हैं वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशंस को। पहला सेंटेंस था ए प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर, ए प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर अर्थात एक कुशल लोक वक्ता, जो लोगों के बीच जाकर के कुशलतापूर्वक अपनी बातों को रख सके, अपनी पार्टी की बात को रख सकें, तो उन्हें ओरेटर कहते हैं। ओरेटर, ORATOR, ओरेटर का मतलब होता है प्रवक्ता। दूसरा था ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, अर्थात तो सभी ही बीमारियों का एक इलाज, तो उसे रामबाण इलाज कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे पेनेशिया कहते हैं, PANACEA। अगला था आ स्कूल फॉर इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, शिशुओं के लिए चलाया जाने वाला स्कूल, तो वो किंडरगार्टन कहलाता है, KG स्कूल कहलाता है। अगला था अ स्टडी ऑफ साउंड्स इज नोन एज, ध्वनियों का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है, तो फोनेटिक्स, किस नाम से जाना जाता है, फोनेटिक्स। अगला था ए थिंग लाइकली टू बी इजीली ब्रोकन, एक ऐसी चीज़ जो आसानी से तोड़ दी जाए, टूट जाए, तो उसे क्षण भंगुर कहते हैं, इंग्लिश में ब्रिटल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट था एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग, अर्थात मृत्यु, उसे कहते हैं इच्छा मृत्यु, है ना, इच्छा मृत्यु। तो इच्छा मृत्यु को इंग्लिश में
यूथेनेशिया कहते हैं, ठीक है। यूथेनेशिया, EUTHANASIA, यूथेनेशिया, ठीक है। नेक्स्ट था ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वारल, हमेशा आक्रमण करने के लिए या लड़ने के लिए तैयार रहना। ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वारल, तो उसे एग्रेसिव कहते हैं, ठीक है। अग्रेसिव का मतलब आक्रामक, है ना, AGGRESSIVE। नेक्स्ट था एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज ए सैंपल, नमूने के रूप में कोई चीज़ प्रयुक्त की जा रही हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे नमूना ही कहते हैं, है ना। स्पेसिमेन उसे अंग्रेजी में कहते हैं, स्पेसिमेन, SPECIMEN। नेक्स्ट था एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, वैसे जंतु जो धरती और जल, थल और जल दोनों में रह सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें एम्फीबियंस कहते हैं, ठीक है, AMPHIBIANS। और 10वां था कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस, कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस, तो इसे प्रोटोकॉल कहते हैं। इसकी हिंदी क्या होगी, कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट। तो डिप्लोमेटिक एटिकेट का मतलब होता है राजनयिक शिष्टाचार। तो जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आते हैं तो क्या होता है, विदेश से जब कोई राजनयिक मेहमान आते हैं तो एक प्रोटोकॉल बनाया जाता है ना, उनका पूरा खाका तैयार किया जाता है, किनसे मिलना है, कितने बजे कहाँ पहुँचना है, तो उसे एक प्रोटोकॉल के तहत लाया जाता है, तो उसे ही प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ये थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के क्लास की ओर, और आज का क्लास हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का लास्ट क्लास होगा, और साथ ही साथ टेंस का भी ये लास्ट क्लास होने जा रहा है। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को, और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूल नंबर 4 की ओर, जो होता है हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हमारा जो रूल होगा वो किस प्रकार से होगा देख लिया जाए। शैल या विल का प्रयोग पहले करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का, और तब नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर हैव बीन, तब वर्ब 4 हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद फॉर, सिंस या टिल प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को पुट करेंगे, है ना। एक एग्जाम्पल देख लिया जाए। क्या तुम पढ़ते नहीं रहे होगे, एक सिंपल सा सेंटेंस है, क्या तुम पढ़ते नहीं रहे होगे। तो यहाँ पे शैल या विल में विल का प्रयोग होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, विल यू, इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, है ना। इसके बाद हैव बीन, उसके बाद बिफोर, तो रीडिंग, बस हो गया कंप्लीट, इजी है ना। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की ओर, WH क्वेश्चंस। तो WH क्वेश्चंस में WH वर्ड आगे आ जाएगा, और इसके बाद इंट्रोगेटिव का पैटर्न, ठीक है, इंट्रोगेटिव का पैटर्न, ठीक है। मैं पूरा रूल नहीं लिखूंगा, आप लोगों को पिछला क्लास देखा है ना आप लोगों ने, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं होगी, और यदि नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछले क्लास को पहले देख लें। तो WH वर्ड, इसके बाद इंट्रोगेटिव का पैटर्न बैठा देंगे। एक एग्जाम्पल देख लें, वह क्या कर रहा होगा, वह क्या कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या WH वर्ड है, व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग, ठीक है। अब बढ़ते हैं आखिरी रूल की ओर, रूल नंबर 6, WH प्लस नेगेटिव के लिए। और WH प्लस नेगेटिव में क्या हो जाएगा, WH वर्ड आगे आ जाएगा, और इसके बाद रूल नंबर 4, ठीक है, इसके बाद रूल नंबर 4 का पैटर्न उतार देंगे।
तो हमारा रूल नंबर 6 का पैटर्न बन जाएगा। एक एग्जाम्पल देख लें। वह तुमसे बात क्यों नहीं कर रहा होगा या करता रहा होगा। ठीक है। Why will he not have been talking to you? कंप्लीट है ना, इजी था। आप लोगों को टेंस पूरा इसी प्रकार से रूल के अकॉर्डिंग चलने पर बहुत ही इजी लगा होगा। और एक क्लास हमारा आएगा जिसमें संपूर्ण टेंस को मात्र आधे घंटे में पूरा समझाने का प्रयास मैं करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज के होमवर्क की ओर। आज के होमवर्क को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे और बनाएंगे। एक क्लास में और लेकर के आऊँगा जिसमें आज के होमवर्क का चेकआउट रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आज का आप लोगों का होमवर्क ये रहा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे नोट डाउन कर लें और उसके बाद आप लोगों को इसे कंप्लीट करके रखना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं अगले होमवर्क की ओर। तो स्टूडेंट्स, अगला जो होमवर्क है ये पहले क्लास वर्क है, अर्थात आज फिर से मैं ये कहें कि टेंस में आखिरी बार आप लोगों को डिक्टेशन लिखवाने जा रहा हूँ। और आज का चैलेंज है कि आप लोगों में से किसी का भी 10 में से 10 सही नहीं होने जा रहा है। आप लोग लिखें और उसके बाद फिर मैच कर लें। तुरंत 5 मिनट के अंदर आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग अब चैलेंज एक्सेप्ट करें और लिखना शुरू करें। पहला वर्ड आ रहा है रेनाशा। रेनाशा। दूसरा वर्ड है रेस्तरां। रेस्तरां। तीसरा वर्ड है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया। चौथा वर्ड है मिसलेनियस। मिसलेनियस। पांचवा वर्ड है गारंटी। गारंटी। छठा है लाइसेंस। लाइसेंस। सातवां है मिस्टीरियस। मिस्टीरियस। आठवां है ओकेजन। ओकेजन। नौवां है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम। 10वां है सोफर। सोफर। 11वां लिखेंगे ब्रोशर। ब्रोशर। 12वां लिखेंगे प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस वाला आसान है, सबका सही हो जाएगा। 13वां है करिजेंडम। करिजेंडम। 14वां है रिदम। रिदम। और आखिरी 15वां रिसीव। रिसीव। तो आप लोगों ने लिख लिया ना। चलिए अब चेक कर लिया जाए कि आप लोगों में से सभी लोगों का 15 में से 15 सही होता है या कुछ लोगों का गलत भी होता है। यदि आप लोगों में से किन्हीं का भी 15 में से 15 सही हुआ है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। आप लोगों के लिए एक थम्स अप तो बनता है। तो चलिए मिला लेते हैं, चेक कर लेते हैं। और ये आप लोगों के लिए 3 in 1 होमवर्क है। सबसे पहला तो ये डिक्टेशन हो गया, ये तो क्लास वर्क ही हो गया। इसके साथ साथ आप लोगों को इसके मीनिंग लिखने हैं। ठीक है, मीनिंग अभी नहीं बताया जाएगा, अगले होमवर्क चेकआउट में बताया जाएगा। प्लस सेंटेंस आप लोगों को इसका बना करके रखना है। पहला वर्ड है रेनाशा। रेनाशा। RENAISSANCE। रेनाशा। हिंदी अभी नहीं बताऊंगा, हिंदी अगले क्लास में। दूसरा है रेस्तरां। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट इसे इंडियन लैंग्वेज में पढ़ा जाता है, जबकि ये फ्रेंच वर्ड है
और फ्रेंच में इसका उच्चारण शुद्ध रेस्तरां होता है। तीसरा है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया, यहाँ पे पी साइलेंट है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा साइकोलॉजी में। चौथा है मिसलेनियस। मिसलेनियस, ये है मिसलेनियस। पांचवा था गारंटी। गारंटी। छठा था लाइसेंस। LICENSE, लाइसेंस। सातवां है मिस्टीरियस। MYSTERIOUS। आठवां है ओकेजन। OCCASION, ओकेजन। और नौवां है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम। और 10वां है सॉफर। सॉफर। और 11वां है ब्रोशर। BROCHURE, ब्रोशर। 12वां है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस। 13वां है करिजेंडम। CORRI, करिजेंडम, GENDUM। 14वां है रिदम। RHYTHEM, रिदम। ठीक है। 15वां है रिसीव। RECEIVE, रिसीव। तो ये थे आपके डिक्टेशन के चेकआउट। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का सही हुआ होगा, मुझे उम्मीद है। मैंने तो ऐसे मजाक में कहा था कि किन्हीं का सही नहीं होगा। बहुत सारे लोग टैलेंटेड हैं, मुझे मालूम है। और आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि किनका किनका सही हुआ है। तो इसके बाद आप लोगों को इसका मीनिंग लिख करके रखना है, साथ ही साथ इसके सेंटेंस बनाने हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी पड़ाव की ओर, कोट ऑफ द डे की ओर। तो स्टूडेंट्स, आज का कोट ऑफ द डे है, इट इज़ आवर एटीट्यूड एट द बिगिनिंग ऑफ ए डिफिकल्ट टास्क विच मोर देन एनीथिंग एल्स विल अफेक्ट इट्स सक्सेसफुल आउटकम। सक्सेसफुल आउटकम तभी आता है जब किसी कठिन कार्य को करने के शुरुआत में हमारा एटीट्यूड क्या होता है, उसी बात पे सब कुछ निर्भर करता है। इट इज़ आवर एटीट्यूड, यह हमारा एटीट्यूड है। एट द बिगिनिंग ऑफ ए डिफ़िकल्ट टास्क, किसी भी कठिन कार्य की शुरुआत में, विच, जो, मोर देन एनीथिंग एल्स, अन्य चीज़ों को छोड़कर, विल अफेक्ट इट्स सक्सेसफुल आउटकम, इसके सफल होने के रिजल्ट को प्रभावित करेगा। ठीक है। तो किसी भी डिफ़िकल्ट वर्क को जब हम लोग ठानते हैं ना, तो ठानने से पूर्व, ठानने की शुरुआत में हमारा एटीट्यूड क्या होता है, वही उसकी सफलता तय करता है। यदि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है और हमें मानता है कि हम इसे करके रहेंगे, चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े, तो ज़रूर ही वह कार्य सफल होता है। तो ये कथन विलियम जेम्स का था, और विलियम जेम्स अमेरिका के एक जाने माने मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक रहे हैं। तो आज का ये जो कथन था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है, और ख़ास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने कैरियर को बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। यदि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।